जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी ईडी कांस्टेबल 2022-23 की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको मेडिकल के टाइम पे चाहिए, क्योंकि मेडिकल के समय ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो इसके लिए सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ये आपकी फाइनल स्टेज होती है। अगर यहाँ पे आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको फाइनली रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार कर लेने हैं, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही में हम मेडिकल डेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कब आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। अब चलते हैं अपडेट की तरफ और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि मेडिकल के लिए 2 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, यानी कि जितनी आपकी वैकेंसी है उसके 2 गुना कैंडिडेट। 50,187 आपकी टोटल वैकेंसी है, इसके 2 गुना कैंडिडेट यानी कि लगभग 1 लाख कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि मेडिकल के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। अब देखिए, मेरिट का बढ़ना घटना वो डिपेंड करेगा आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट पे कि फिजिकल में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्टेट या आपकी कैटेगरी की कट ऑफ पे फर्क देखने के लिए आपको मिलेगा। तो 1 लाख कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। अब मान के चलो कि अगर 1.5 लाख कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं फिजिकल में, तो उसमें से 1 लाख कैंडिडेट को ही लेना है। बाकी के 50,000 कैंडिडेट जो होंगे उन्हें मेरिट में निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मेडिकल के लिए अभी आपकी एक और मेरिट लगेगी, जिसमें डीएमई के लिए केवल क्वालिफाइड कैंडिडेट को ही लिया जाएगा। अब इसी के साथ आ जाती है आपके डॉक्यूमेंट्स की बात। फिर मैं आपको बताऊंगा आपकी मेडिकल डेट के बारे में। तो सबसे पहले चल लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि देखिए ये फाइनल स्टेज है और अगर यहाँ पे आपने कोई भी गलती कर दी तो आप ये समझो कि सीधा सीधा आपको रिजेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे रिजेक्शन से बेटर है कि आप उसके लिए पहले से ही तैयार रहें, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट हर बार कोई हाई कोर्ट जाता है, कोई कहीं जाता है, क्योंकि उन्हें डॉक्यूमेंट्स में फेल कर दिया जाता है और इसमें दिक्कत भी होती है। देखो, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आता है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट मैं आपको बता दूं आईडी प्रूफ। ठीक है, कोई भी आईडी प्रूफ जो भी आपके पास हो, लेकिन गवर्नमेंट आईडी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि आपका आधार हो सकता है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो चल जाएगा। वोटर आईडी है तो वोटर आईडी आपकी चल जाएगी। पैन कार्ड आपका चल जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डीएल आपका चल जाता है। और अगर आपका पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी आपका चल जाता है। इसके अलावा अन्य कोई ऐसी आईडी जो कि गवर्नमेंट से ऑथराइज हो, और आपकी फोटो युक्त फोटो आईडी यहाँ पे होनी चाहिए, फोटो युक्त। ठीक है, तो आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। आईडी प्रूफ सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये जो आपकी आईडी प्रूफ में जो भी डिटेल्स हैं वो एज पर जो आपकी 10th की मार्कशीट है उससे मैच होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अब कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है XYZ, कोई भी, वो सभी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आधार कार्ड में कुछ और है, 10th की मार्कशीट में कुछ और है, कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ और है। अगर इस तरीके से अगर आपके नाम में प्रॉब्लम होगी तो आपके सामने दिक्कत खड़ी हो सकती है। अब नंबर 2 आता है आपका 10th का सर्टिफिकेट। क्योंकि ये भर्ती आपकी 10th से निकाली गई है, तो 10th की मार्कशीट। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट के पास इसकी जो मार्कशीट होगी और सनद, कुछ कैंडिडेट के पास ये अलग अलग हो सकती है। यानी कि सनद का मतलब होता है पासिंग सर्टिफिकेट एक अलग से दिया जाता है, मार्कशीट अलग से दी जाती है। कुछ जगह पे ऐसा होता है, बाकी का कुछ जगह पे पासिंग सर्टिफिकेट एंड आपका मार्कशीट कंबाइंड होती है, एक ही में होती है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आपकी जो भी 10th की मार्कशीट में जो भी डिटेल्स हैं, पासिंग सर्टिफिकेट में डिटेल्स हैं, वो आपकी आईडी से मैच होनी चाहिए। जो भी आपका आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है उससे हूबहू मैच होनी चाहिए। नंबर थर्ड का आता है डोमिसाइल। डोमिसाइल का पंगा एसएससी जीडी में बहुत ज्यादा होता है। उसका रीजन ये है कि आपकी जो वैकेंसी होती है वो स्टेट वाइज वैकेंसी होती है और स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ बनती है। तो अगर किसी की डोमिसाइल में थोड़ी भी गड़बड़ी होती है तो वो वहां का रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकता है। इसलिए यहाँ पे डोमिसाइल को बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है। कुछ स्टेट में डोमिसाइल ना होके पीआरसी भी होता है। तो आपके पास यहाँ डोमिसाइल हो या आपका पीआरसी, जिसे परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है, कि इनमें से अगर आपके पास कोई एक सर्टिफिकेट हो
तो चल जाएगा। अब आपके सामने एक और दिक्कत आएगी, वो आएगी क्रूशियल डेट की। तो मैं आप सभी को उसके बारे में भी क्लियर कर दूंगा कि क्रूशियल डेट का क्या पंगा रहेगा। इससे नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 पे आपका आता है कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट केवल उन्हीं कैटेगरी को चाहिए जिन्होंने रिजर्वेशन लिया हुआ है। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि नए कैंडिडेट होते हैं, जिन्हें ज्यादा जानकारी नहीं होती, उन्हें कंफ्यूजन रहता है कि सर जनरल कैटेगरी में भी कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। जी नहीं, जनरल कैटेगरी में कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता। कास्ट सर्टिफिकेट उस चीज के लिए होता है जिस चीज का आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हो, कोई बेनिफिट आपको मिल रहा हो। जनरल कैटेगरी को कोई बेनिफिट ही नहीं है तो कास्ट सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है। तो सीधी सी बात है, जनरल का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। और ये आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है। और खास करके ये जो चीज अप्लाई होती है सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, वो होती है ओबीसी पे, क्योंकि कुछ ओबीसी कैटेगरी ऐसी हैं, स्टेट में तो वो ओबीसी में आती है लेकिन सेंट्रल में ओबीसी में नहीं आती, इसीलिए उनका सेंट्रल का ही यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल के लिए बात करूं तो बच्चे डोमिसाइल में भी कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए ये आपको स्टेट गवर्नमेंट ही देती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही ये डिसाइड करती है कि आप कौन से राज्य में निवास करते हैं। तो ये आपका स्टेट गवर्नमेंट से चल जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्योंकि ये वहीं से आपका बनता है। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए। और एससी एसटी का तो आई थिंक चल जाता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि वो स्टेट में भी एससी में है और सेंट्रल में भी एससी में है, तो इसलिए कंसीडर हो जाता है। बाकी का ओबीसी वाले कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखिए, फिर यहां पे अगर मैं बात करूं नंबर 5 पे, जैसे कि आपके पास कोई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपका ईडब्ल्यूएस का काफी कैंडिडेट का पंगा रहेगा तो यहां पे आपका सेंट्रल का ही होना चाहिए। इसके बाद नंबर 6 पे आता है एक्स सर्विसमैन, क्योंकि इसमें एक्स सर्विसमैन भी शामिल होते हैं। तो एक्स सर्विसमैन के लिए आपको बता दें कि जो भी आपके डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, वहां पे आपसे मांगे जाएंगे। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी चीजें हैं वो मैंने आप सभी को बताई है। इसके अलावा किसी अन्य चीज की ऐसी आपको जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास आईडी है, वोटर आईडी, पैन कार्ड, डोमिसाइल है, कास्ट सर्टिफिकेट है, 10th का मार्कशीट है, तो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीजें जैसे कि आपके पास नंबर 7 अगर मैं बात करूं, अगर जैसे आपने एनसीसी का कोई बेनिफिट लिया है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास डीबी में, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपका मेडिकल होगा सेम उसी टाइम पे होगा, तो आपके एनसीसी के जो मार्क्स होंगे हो सकता है वो कम कर दिया जाए और वहां पे आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। अब देखो, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर कोई चीज मुझसे मिस हो रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। वैसे इसके अलावा कुछ ज्यादा चीजें आपको नहीं चाहिए होती हैं। अब बात आ जाती है क्रूशियल डेट की कि भाई क्रूशियल डेट का क्या पंगा है। तो देखिए आपको बता दें कि जब आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन होता है कि जो आपकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट ही आपकी क्रूशियल डेट होती है, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट थी वो आपकी क्रूशियल डेट थी। और नोटिफिकेशन में ये बोला जाता है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह हो, वो सभी क्रूशियल डेट से पहले के होने चाहिए। लेकिन बच्चे की बाकी चीजें होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है कास्ट सर्टिफिकेट एंड आपका डोमिसाइल। इसमें बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कुछ बच्चे बाद में बनवा लेते हैं, कुछ का बहुत ज्यादा पहले का बना होता है। तो इसमें ये डाउट आता है कि मेरा 2 साल पहले का बना है तो मैं क्या करूं, कि 2 साल पुराना है, चल जाएगा नहीं चल जाएगा। कोई कहेगा कि लास्ट डेट के 1 मंथ बाद मैंने बनवाया है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। अब देखिए मैं इसमें एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि डिपार्टमेंट की कोई भी इंटेंशन नहीं होती कि किसी सही कैंडिडेट को बाहर निकाला जाए। उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि जो भी जेन्युइन कैंडिडेट है वही कैंडिडेट क्वालिफाई होना चाहिए, इसलिए क्रूशियल डेट दी जाती है। बाकी का अगर आपने लास्ट डेट के बाद बनवाया है, दोबारा बनवाया है, तब भी आपका कंसीडर हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से अगर आपका पुराना है तब भी आपका कंसीडर हो जाएगा। दूसरा मेरा आपका पर्सनली एक सजेशन है कि अगर आपके किसी भी सर्टिफिकेट में कोई भी चीज मिसमैच है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी, तो आप उसे पहले से ही चेंज करवा के जाएं, क्योंकि वहां आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। इतना आप समझ लो। तो पहले से ही कहीं पे भी अगर लग रहा है कि जैसे कि मान के चलो डोमिसाइल में आपके में कोई मिस्टेक है,
तो नया डोमिसाइल बनवा लो, न्यू डोमिसाइल बनवा लो, ओल्ड वाला भी लेके जाना है, वहां पे बता देना। अगर वो आपके नए डोमिसाइल को कंसीडर करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता है तो पुराने वाले को दिखा देना कि सर इस तरीके से हमारे ये डोमिसाइल में ये गलती थी जिसकी वजह से हमने दोबारा इसे बनवा लिया है। और साथ ही में उसके साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि एक एफिडेविट भी लेके जाना। एफिडेविट किसके लिए लेके जाना है कि अगर आपको पुराना वाला देना पड़े तो पुराने वाले के साथ एफिडेविट लगाओ, और अगर आपका नया वाला कंसीडर हो जाए तो आपको ना तो एफिडेविट की जरूरत है ना पुराने वाले की जरूरत है, नए वाले से आपका जो भी काम है वो परफेक्ट हो जाएगा। सेम यही चीज अप्लाई होती है कास्ट सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट में भी अगर आपको कोई मिस्टेक है या कोई भी डाउट लग रहा है कि सेंट्रल का नहीं बना हुआ है मेरा स्टेट का है तो नया बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, वहां पे आपके पास टाइम नहीं होगा। अगर आप पहले बनवा के जाओगे तो वहां आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और नया भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। केवल वो सही होना चाहिए, 100% ऑथेंटिक होना चाहिए, रियल होना चाहिए, फर्जी नहीं बना होना चाहिए। बस ये चीजें मैटर करती हैं। अगर आपने ये बनवा लिया तब भी आपका काम हो जाएगा। अगर किसी में मिस्टेक है और सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो एफिडेविट लेके जाओ। बाकी के जो भी फॉर्मेट है, देखो अगर आपने हाइट चेस्ट वगैरह किसी में भी छूट ली है तो उसका अब वेरिफिकेशन वहां पे होगा, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट्स को वहां पे सही तरीके से चेक करेंगे, आपको जो भी छूट मिलनी थी वो मिल चुकी है, लेकिन अब मेडिकल टाइम पे हर चीज का वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। आपके में कोई मिस्टेक है तो आप उसे सही करवाने के लिए दीजिए, बता देना कि इस तरीके से ये मिस्टेक है। अगर वो कंसीडर करते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उनसे आपको चॉइस पूछनी पड़ेगी कि क्या आपके पास चॉइस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। कुल मिला के एक फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार रखें, और जब आप जाएं अपना मेडिकल के लिए उसकी कम से कम 3 अपने पास जीरोक्स कॉपी करवा लें, फोटो कॉपी करवा के लेके जाएं। बाकी का ओरिजिनल आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपने कैरी करके लेके जाने, कम से कम 10 से 15 फोटो अपने साथ हमेशा कैरी करके चले, और हर एक के 2-2 3-3 सेट आपको बना के रखने फोटोकॉपी के, ताकि कोई भी जरूरत पड़े तो आप वहां पे दे पाएं। तो ये तो हो गई आपकी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की बात। इसके अलावा आपको कोई ज्यादा दिक्कत वहां होगी नहीं। जो बंदा जेन्युइन है वो जेन्युइन है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना जो आप देख रहे हो, ये सारी चीजें चोरों की वजह से हुई हैं, यानी कि जो लोग फर्जीवाड़ा करते हैं उन्हीं की वजह से इतना प्रोसेस हाईफाई किया गया है ताकि कोई गलत कैंडिडेट भर्ती ना हो जाए। तो इसीलिए सारी चीजें चेक की जाती है, सही बंदा सही है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट तो रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कंप्लीट नहीं रखोगे तो आप भी उसी कैटेगरी में आ जाओगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेडिकल डेट के बारे में कि आपका मेडिकल हो कब सकता है, मेडिकल डेट के बारे में भी काफी कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि मेडिकल डेट क्या हो सकती है। तो देखिए आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि 15 मई आपका फिजिकल एंड हो जाएगा, फिजिकल आपका 15 मई को खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप ये समझो कि जून लास्ट तक, मैक्सिमम आपको बता रहा हूं जून लास्ट तक जो आपकी लिस्ट होगी, मेरिट लिस्ट होगी, वो जारी हो जाएगी। यानी कि डीएमई के लिए जो लिस्ट आनी है, और जुलाई अगस्त मैक्सिमम मैं मान के चल रहा हूं, जुलाई अगस्त में आपके जो मेडिकल होंगे वो कंडक्ट होंगे। 10 से 15 दिन में जो आपके मेडिकल होंगे वो कंडक्ट हो जाएंगे, लगभग 15 दिन आप मान सकते हैं। तो लगभग जुलाई अगस्त में आपके जो मेडिकल होंगे वो स्टार्ट होंगे। इसके लिए आपको तैयार रहना है। बाकी के कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि भी सर्जरी वगैरह या कुछ करवाने का सोच रहे हैं, तो अभी आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है। कोई भी सर्जरी वगैरह करवाओ तो उसे कम से कम 6 मंथ हो जाने चाहिए, तभी जाके वहां पे काम चल पाता है। अभी आप लेटेस्ट में अगर वहां पे करवा के जाओगे तो पकड़े जाओगे, और हो सकता है कि आपको पॉइंट मिल जाए। दूसरी बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आपका जो आरएमई होता है, यानी कि रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है, अब वो तुरंत से आपका हो जाता है। लगभग 2 से 3 दिन बाद ही आपका यहाँ पे रिव्यू मेडिकल करवा देगा वो, साथ ही साथ सेंटर पे 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा मैक्सिमम। तो अब आपको पहले की तरह 2 या 3 महीने का समय नहीं मिलेगा। तो इसके लिए भी अपना प्रिपेयर होके जाना कि अगर कोई पॉइंट मिला तो 2 से 3 दिन बाद ही होना है, और पास होने की पॉसिबिलिटी भी आरएमई में 10% है, उससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि अगर समय मिलता है तो रिकवर किया जा सकता है, जब समय नहीं मिलेगा तो रिकवर होने का भी ऑप्शन नहीं है। तो सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है, जिससे कि आप अपने मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं और मेडिकल के लिए तैयार रह सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स को बनवा लें। कोई डाउट एंड क्वेरी है या मुझसे कुछ मिस हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।